मैंने लास्ट टाइम जो क्लास ली थी उसमें गुप्ता एम्पायर, ये गुप्त साम्राज्य के बारे में आपको डिटेल से बहुत सारी चीज़ें बताई थी। मैंने बताया था कि किस प्रकार गुप्तों ने भारत के उत्तरी भारत और पश्चिम भारत को एक राजनीतिक एकता प्रदान की। उसके फाउंडर श्रीगुप्त घटोत्कच थे, परंतु चंद्रगुप्त प्रथम वो शासक था कि जिसने इस साम्राज्य को शक्ति प्रदान की। उसके पुत्र समुद्रगुप्त के बाद मैंने आपको चंद्रगुप्त सेकंड या विक्रमादित्य है, वहाँ तक मैंने आपको बताया था। चंद्रगुप्त सेकंड या विक्रमादित्य तक आते आते हमने देखा था, जो मैंने आपको बताई थी बातें, कि गुप्ता एम्पायर एक बड़े क्षेत्र तक उसका विस्तार हो चुका था। एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड स्टेट थी। समुद्रगुप्त और उसके बाद चंद्रगुप्त सेकंड ने का जो मेन कंट्रीब्यूशन है वो राज्य के एक्सपेंशन और एक्सटेंशन के साथ साथ उन्होंने जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स किए थे वो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। इसके अतिरिक्त मैंने जो कि स्रोत थे गुप्ताओं के काल के जो बहुत सारे अभिलेख हमें प्राप्त हुए थे उनके बारे में मैंने आपको बताया। आज मैं चंद्रगुप्त सेकंड के बाद जो उसके उत्तराधिकारी हैं उनके बारे में आपको डिटेल से कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जब भी आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि गुप्त शासकों के की राजनीतिक इतिहास के साथ साथ उनका साहित्य और इसके अतिरिक्त जो उनके अभिलेख प्राप्त हुए हैं डिफरेंट, उनके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज मैं आपको जो चीज़ें बताऊंगा उनमें जो चंद्रगुप्त के बाद हमने पढ़ा था सबसे पहले चंद्रगुप्त फर्स्ट, उसके बाद समुद्रगुप्त, फिर चंद्रगुप्त सेकंड, बीच में रामगुप्त था जिसके बारे में इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। विक्रमादित्य चंद्रगुप्त सेकंड के बाद जो उसका उत्तराधिकारी हुआ वो था कुमारगुप्त। चंद्रगुप्त सेकंड जब विक्रमादित्य के बाद जो उसका उत्तराधिकारी हुआ वो था कुमारगुप्त फर्स्ट। इसका शासनकाल 415 से 455 तक जनरली माना जाता है, लगभग ऑलमोस्ट 40 ईयर्स। कुमारगुप्त की विशेषता यह है कि इसके सबसे ज़्यादा अभिलेख प्राप्त हुए हैं। 18 ऑलमोस्ट अभिलेख हमें कुमारगुप्त के शासक के प्राप्त हुए। किसी भी दूसरे गुप्त सम्राट के इतने अभिलेख नहीं, 18 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। इससे अधिक किसी के भी प्राप्त नहीं हुए हैं। इनके जो अभिलेख हैं, जो इम्पोर्टेंट अभिलेख हैं इसके, वो मैं आपको उनके बारे में जो इम्पोर्टेंट जानकारी है मैं आपको ये देता हूँ। जो जैसे आते हैं, जैसे बिलसत अभिलेख है। बिलसत अभिलेख ये उत्तर प्रदेश के एटा जिले से, यूपी के एटा जिले से प्राप्त हुआ है। इसकी विशेषता क्या है? इसमें गुप्त वंशावली, गुप्त सम्राटों की क्रोनोलॉजी समझते हैं ना, वो वंशावली इस अभिलेख में, उससे हमें उसकी जानकारी मिलती है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट अभिलेख है मंदसौर अभिलेख। मंदसौर अभिलेख। तीसरा अभिलेख है कर्मगंडा, एमपी। कर्मगंडा जो है ये भी उत्तर प्रदेश से ही प्राप्त हुआ है, यूपी के फैजाबाद जिले से। ये एक चतुर्मुखी शिवलिंग है, उसके निचले भाग पर उत्कीर्ण है कर्मगंडा, कर्मगंडा। ये यूपी के फैजाबाद से प्राप्त हुआ है कर्मगंडा, और ये शिवलिंग है, चतुर्मुखी शिवलिंग। उस चतुर्मुखी शिवलिंग के निचले भाग पर ये उत्तीर्ण है। इस पर क्वेश्चन ये था कि वो अभिलेख बताइए जो शिवलिंग पर उत्कीर्ण है, तो वो ये कर्मगंडा अभिलेख है।
इसके अतिरिक्त इलाहाबाद के पास एक और है, मानकुंवर अभिलेख प्राप्त हुआ। मानकुंवर अभिलेख ये हमें इलाहाबाद के पास प्राप्त हुआ है। ये अभिलेख जो है बुद्ध प्रतिमा के लोअर भाग की है। मानकुंवर अभिलेख क्या है, कहाँ से? एक बुद्ध प्रतिमा है, उस बुद्ध प्रतिमा के लोअर भाग से ये उत्तीर्ण है। इसके अतिरिक्त हमें 3 अभिलेख मथुरा से प्राप्त हुए। कहां से प्राप्त हुए हैं? मथुरा से। ये 3 में से एक जो है एक बुद्ध प्रतिमा पर है, एक जैन प्रतिमा पर है और एक खंडित मूर्ति की प्रतिमा है जिसके पता नहीं चलता कि क्या मूर्ति थी, खंडित है मूर्ति, उससे प्राप्त हुआ। ये मथुरा से प्राप्त हुए हैं हमें 3 अभिलेख। जी, मथुरा के तीन अभिलेख, अभी यही मथुरा के अभिलेख, ये 3 अभिलेख हैं मथुरा के, जो जैन मूर्ति, बुद्ध मूर्ति और एक खंडित प्रतिमा से प्राप्त हुए हैं। इसके अतिरिक्त एक और है जो इम्पोर्टेंट है, वो है उदयगिरी गुहा अभिलेख। उदयगिरी गुहा अभिलेख ये जैन मत से संबंधित राजस्थान जी 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 हाँ, ये जैन धर्म से संबंधित पर उत्पन्न हुई। उसके अलावा एक और अभिलेख है जो ग्वालियर से प्राप्त हुआ, तुमैन अभिलेख। तुमैन अभिलेख देखिए क्या है, इन अभिलेखों की बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये बात याद रखिए कि हमारी हिस्ट्री की बहुत सारी जानकारी इन अभिलेखों के आधार पर ही है। अगर ये प्राप्त न हुए होते या इनका संरक्षण नहीं होता, इनको समझ नहीं पाते, तो हमारे इतिहास का एक बड़ा भाग हमको नहीं मिलता। ये ग्वालियर से प्राप्त हुआ है। इसकी एक विशेषता है तुमैन अभिलेख, वो क्या है कि इसमें कुमार गुप्त को शरतकालीन सूर्य की भांति कहा गया है। शरतकालीन सूर्य की भांति इसको कुमार गुप्त को किसमें कहा गया है? तुमैन अभिलेख। तुमैन अभिलेख जो ग्वालियर से प्राप्त हुआ है, इसमें कुमार गुप्त को शरतकालीन सूर्य की भांति कहा गया है। इनके अतिरिक्त 3 अभिलेख हमें बंगाल से प्राप्त हुए। ग्वालियर 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 मध्य प्रदेश। इस तुमैन अभिलेख में है शरतकालीन सूर्य की भांति कुमार गुप्त को कहा गया है। इसके अतिरिक्त बंगाल से 3 अभिलेख प्राप्त हुए हैं और इनकी विशेषता यह है, ये 3 अलग अलग हैं। जैसे एक कंधे के नाम इस तरह से ये उदयगिरी हुआ ना, ये राजस्थान के क्षेत्र। धनदेव ताम्रपत्र, धनदेव ताम्रपत्र, दामोदरपुर ताम्रपत्र, दामोदरपुर ताम्रपत्र, कॉपर प्लेट्स, कॉपर प्लेट्स और बैकग्राउंड का इसका जो तीसरा अभिलेख है वो है बैकग्राउंड
बैकग्राम ताम्रपत्र, ये 3 हमें बंगाल के से प्राप्त हुए हैं। ये जो बैकग्राम ताम्रपत्र है, इसमें कुमारगुप्त को परम भट्टारक कहा गया। क्या कहा गया है? परम भट्टारक, परम भट्टारक। इसके अतिरिक्त महाराज अधिराज, ये हमें बैकग्राम ताम्रपत्र में कहा गया है कि तीनों पत्र तीनों मिले बंगाल से प्राप्त हुए हैं। अंधे ताम्रपत्र, दामोदर ताम्रपत्र, बैकग्राम ताम्रपत्र। बैकग्राम ताम्रपत्र में कुमारगुप्त को परम भट्टारक एंड महाराज अधिराज, ये उपाधियां उसको दी गई हैं। इससे उनको एड्रेस किया गया है। नहीं, इसमें सिर्फ केवल इसमें बैकग्राम ताम्रपत्र, दामोदर दामोदर, दंते ताम्रपत्र, ये तीनों बंगाल के हैं, ठीक है। और इसमें जो थर्ड वन है बैकग्राम ताम्रपत्र, इसमें कुमारगुप्त को परम भट्टारक और महाराज अधिराज कहा गया है। ये जो बैकग्राम का है, इसमें तो बता दीजिए, ये इसके वो इंपॉर्टेंट अभिलेख थे 18 में से, जिनके बारे में जिनपे हमें इसके काल के और इसके काल से संबंधित बहुत सारी इसके हमें इतिहास की जानकारियाँ मिलती हैं। सेकेंड जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कुमारगुप्त की है, वो है इसकी मुद्राएं। मुद्रा, ये हम इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं एक बार कि करेंसी है वो एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी का, हमारे ऐतिहासिक जानकारी का स्रोत होती है। जो कुमारगुप्त की मुद्राएं हैं वो कई प्रकार की हैं, उसमें अश्वमेधा प्रकार, अश्वमेधा प्रकार, छत्र प्रकार। इससे अश्वमेधा प्रकार का अर्थ क्या है कि उसमें अश्वमेधा करते हुए उसको दिखाया गया है। छत्र प्रकार का अर्थ यह है कि छत्र के साथ उसको दिखाया गया, यानी ये उसके करेंसी पर ये चीजें अंकित हैं। इसके अतिरिक्त उसको, अच्छा ये मुद्राएं उसकी सोने, चांदी, तांबा तीनों की प्राप्ति, इसे नोट कर लीजिएगा। सोने, चांदी और तांबा, स्वर्ण, रजत और कॉपर तीनों की मुद्राएं प्राप्त हुई हैं इसकी इन डिफरेंट प्रकार के अंदर। इसके अतिरिक्त करती की जी, गुण के साथ लड़ाई, वो बताऊंगा मैं अभी आपको। गुण के साथ उसने, यानी कुमारगुप्त को सबसे ज़्यादा श्रेय दिया जाता है गुणों को पराजित करने का। यानी भारत की गुण वो थे कि जिन्होंने पूरे यूरोप और सेंट्रल एशिया को हिलाकर रख दिया था, परंतु भारत के अंदर कुमारगुप्त को श्रेय जाता है कि उसने अपनी सीमाओं को उनसे सुरक्षित रखा और उनको ऐसा परास्त किया था कि वो नेक्स्ट 50 ईयर्स तक जो है वो आक्रमण करने लायक नहीं बचे थे। यानी अगर वो उस वक्त भारत के अंदर एंटर कर जाते या कुमारगुप्त उनको रोकने में असफल होता तो वो क्या होता, वो इतिहास को परिवर्तित। ये ऐसी है जैसे आप मध्यकाल में पढ़ेंगे कि मंगोल्स ने जिस प्रकार से पूरा वेस्ट एशिया बर्बाद कर दिया था, भारत को उस समय रियासुद्दीन तुगलक, इन्होंने जो तुर्क सुल्तान थे, इन्होंने मंगोलों को रोके रखा। जिस प्रकार से तुर्क सुल्तानों ने मंगोलों से भारत को बचाया, उसी प्रकार से कुमारगुप्त ने क्या किया, गुणों से भारत को सुरक्षित रखा था। यानी कुमारगुप्त की जो अचीवमेंट्स हैं उसमें इसका एक बड़ा अचीवमेंट ये उसकी मैं वो बता रहा हूँ, उसकी मुद्राएं थी जिसमें जो उसकी मुद्राएं तो यहीं पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा उसको ये तीनों प्रकार की मुद्राएं हैं और एक है व्याजहीनता प्रकार। क्योंकि करेंसी के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, खूब आते हैं,
अश्वमेधा, छात्र कार्तिकीय, व्याघ्रता प्रकार, ये सब उसकी मुद्राएं हैं। व्याघ्र व्याघ्रता आगावा या व्याघ्रता। इन करेंसी पर उसकी बहुत सारी उपाधियां भी उत्कीर्ण की गई है। देखिए, ये तो वो करेंसी थी जिस पर जो प्रकार थी, कहीं अश्वमेधा है, कहीं कार्तिकीय है, कहीं पे ये छत्र प्रकार है। इन करेंसियों पर उसकी उपाधियां भी उत्कीर्ण है। वो उपाधियां क्या क्या हैं, वो उपाधियां आप लोग लिख लीजिए। जो उपाधियां हैं उसकी महेंद्रादित्य, महेंद्रादित्य, महेंद्रादित्य ये उसकी उपाधि है। इसके अतिरिक्त महेंद्र कल्प, महेंद्र कल्प ये उसकी उपाधि, ये बीच पर है। शिव प्रताप, ये उसकी उपाधियां हैं जो उसके सिक्कों पर, उसकी करेंसी के ऊपर हैं। उसके अलावा व्याघ्र बल पराक्रमण, हाँ ये उसकी उपाधि है। व्याघ्र बल पराक्रमण ये उसकी उपाधियां हैं जो उसके द्वारा जो सिक्के जारी किए गए उन सिक्कों पर हमें अंकित मिलती हैं। इसके अलावा और भी दो तीन हैं, वो भी आप लिखिए। अजीत महेंद्र, अजीत महेंद्र ये भी उसकी उपाधि है। महेंद्र सिंह, महेंद्र सिंह और अश्वमेध महेंद्र ये उपाधियां हैं उसकी। 1 2 3 4 5 6 7 ये सारों वो उपाधियां हैं जो उसके सिक्कों पर हमें मिलती हैं। किसके लिए? कुमारगुप्त के। देखिए क्या होता है ना, सिक्का है, सिक्के की एक साइड में कोई चित्र अंकित है, अश्वमेध करते दिखाई गए, दूसरी साइड है उसके नीचे क्या है, उसकी उपाधि डाली गई। जैसे आज भी सिक्कों में देखते हैं ना, कॉइन्स पे एक तरफ मूर्ति है, एक तरफ सन है, दूसरी चीज़ें भारत लिखा है। इसी प्रकार से जो शासक थे, एक चीज़ और याद रखिएगा, इतिहास में, राजनीतिक इतिहास में सिक्के चलाने का, जैसे आज कॉइन कौन जारी करता है, सिक्के नोट कौन करता है, गवर्नमेंट करती है। उस समय भी शासक करता था। किसी प्रांतीय गवर्नर ने अपने नाम का सिक्का अगर डाल दिया, इसका अर्थ यह है कि उसने विद्रोह कर दिया। आप समझ रहे हैं? कुछ चीज़ें क्या थी, केवल रॉयल्टी सिंबल थी। छत्र, शाही छत्र का प्रयोग शासक के अलावा कोई नहीं कर सकता था। सिक्के जारी करने का अधिकार किसको था? केवल शासक को था। ये अगर कोई दूसरा करता है तो ये क्या सिंबल था, किस चीज़ में? विद्रोह का। मुस्लिम शासन में कौन हुआ था? फ्राइडे की प्रेयर में बादशाह के नाम पढ़ा जाता था। अगर किसी ने, गवर्नर ने अपना नाम उसमें इंक्लूड कर दिया तो इसका मतलब उसने विद्रोह कर दिया। ये वो सारी उपाधियां थी जो कुमारगुप्त ने और मैं आपको बता दूँ, अगर आप इसके पढ़ेंगे कि ये कॉइन्स के बारे में, इसे आप लिख भी सकते हैं, अलग से मुझे नहीं आती। सबसे पहले महाभारत में हमें मिलता है कि मयूर प्रकार की चांदी की मुद्रा
का सिंबल हमें मिलते हैं। कहाँ? महाभारत में। ऐसे लिख लीजिएगा, ये क्वेश्चन आ चुका है एक बार। मयूर प्रकार की, इसे लिख लीजिए सर्वप्रथम महाभारत में, बल्कि इसको मत लिखिए क्योंकि इसके ऊपर थोड़ा सा डाउटफुल है, इसलिए इसे रहने दें। क्योंकि मयूर प्रकार की जो वो मुद्राएं हैं वो जनरली हमें सेंट्रल भारत से, यानी जो ये मध्य प्रदेश का क्षेत्र है, या इसको आप लिख सकते हैं कि मयूर प्रकार की मुद्राओं का जो चलन था वो हमारे सेंट्रल इंडिया में था। इसके अलावा ये सतारा जिला महाराष्ट्र में है, यहाँ से हमें बहुत अधिक मात्रा में कुमार गुप्त मुद्राएं प्राप्त हुई। 1395 मुद्राएं के जो हमें सतारा से प्राप्त हुए हैं। सतारा ये जगह का नाम है, स्थान है महाराष्ट्र में। यहाँ से हमें कुमार गुप्त की 1395 मुद्राएं प्राप्त हुई। ये एक बहुत अधिक मात्रा में, इतनी अधिक मात्रा में एंशिएंट पीरियड की मुद्राएं आपको कहीं से भी नहीं मिलेंगी। अब कुछ चीज़ें इसके शासन व्यवस्था के बारे में कुमार गुप्त, जैसे जो प्रांत था उसको भुक्ति कहते हैं, और जो गवर्नर होता था उसको उपरिक्त महाराज कहते हैं। उपरिक्त या उपालिक करके ही कहा गया है। प्रांत का गवर्नर, भुक्ति भुक्ति भुक्ति। इसमें एक चीज और लिख लीजिए इसके साथ में, ये वैष्णव मत को का फॉलोअर कौन? कुमार गुप्त वैष्णव मत, वैष्णव मत का ये, और इसी का राज्यपाल था बंधु वर्मा। ये नाम जरूर लिख लीजिए, बंधु वर्मा। ये इसका गवर्नर था, राज्यपाल, जिसने पश्चिमी मालवा में सूर्य मंदिर का निर्माण कराया। हम इनकी डिटेल्स से बहुत सारी चीजें बाद में पढ़ेंगे इस विषय की स्थापत्य कला के बारे में, लेकिन ये कुमार गुप्त का गवर्नर था। ठीक है, बंधु वर्मा, बंधु वर्मा, बंधु वर्मा ये गवर्नर था, और इसने सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था कुमार गुप्त के काल में। नहीं, इसके गवर्नर है पश्चिमी मालवा का वही क्षेत्र जो उसी जमाने के काल की सारी शब्दावली है, लेकिन उसकी जाती है, और एग्जाम में इसी शब्दावली के अकॉर्डिंग आपसे पूछा जाएगा। एक नालंदा में जो बहुत महाविद्यालय है, बिहार है, उसकी स्थापना भी इसी के काल में हुई थी। इसका संस्थापक जो है उसका नाम जो हमें इतिहास में मिलता है वो मिलता है शक्रादित्य। इतिहासकार कहते हैं कि शक्रादित्य कुमार गुप्त ही था। शक्रादित्य ये शक्रादित्य ने नालंदा में बुद्ध महाविहार की स्थापना की। शक्रादित्य से